नमस्कार साथियों, जीके विद कोप में आपका हार्दिक स्वागत है। कला एवं संस्कृति को हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा टॉपिक जो था वो दुर्ग चल रहा था और उसमें सबसे स्टार्टिंग जो हमने की थी, सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग चित्तौड़ दुर्ग के बारे में हमने शुरू किया था। ठीक है साथियों, तो इसी क्रम में 3 वीडियो हमारे आ चुके हैं। छोटे छोटे वीडियो बनाए ताकि आप आसानी से उनको देख पाओ। ठीक है साथियों, अब थोड़ा सा चित्तौड़ का पार्ट बच रहा है, वो मैं इस पार्ट में कंटिन्यू करते हुए हम कुंभलगढ़ दुर्ग को आज शुरू करेंगे। तो अभी तक का आपने शायद रिवीजन कर भी लिया होगा, एक बार पुनः उस क्लास को देखना ताकि क्रमबद्धता बनी रहे। और चित्तौड़ दुर्ग में कुछ चीजें बची हुई है, वो हम खत्म करके जल्दी से कुंभलगढ़ दुर्ग शुरू करते हैं आज। कल की क्लास में हमने देखा था कि विजय स्तंभ, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था सहारनपुर युद्ध विजय के उपलक्ष्य में, उस मंजिल का निर्माण 9 मंजिला इमारत का जो है निर्माण करवाया था। उस पर डाक टिकट जो है भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। वो 2 विभागों के जो प्रतीक चिन्ह है, जो लोगो है, उन पर अंकित है। एक तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का लोगो उस पर अंकित है और एक राजस्थान पुलिस का लोगो, उस पर ये विजय स्तंभ जो है उत्कीर्ण है। यहां तक हमने देखा। उसका शिल्पी कौन है वो हमने देखा। ठीक है, और उस पर विभिन्न हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां होने के कारण जो है उसको मूर्तियों का अजायबघर, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश, ये सब चीजें उसको कही गई। अब इसी क्रम में आता है अपना एक जैन कीर्ति स्तंभ। जैन कीर्ति स्तंभ के बारे में ज्यादा कुछ फैक्ट नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है कि ये एक जैन व्यापारी थे, जीजा, जो सनाई के पुत्र थे। उन्होंने जो इस जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था और ये जो है ये 7 मंजिला है साथियों। वो जो था अपना विजय स्तंभ वो था 9 मंजिला और ये जैन कीर्ति स्तंभ जो है वो है 7 मंजिला। और ये समर्पित किसको है? ये जैनों के जो 24 तीर्थंकर हुए हैं उनमें से सबसे पहले जो तीर्थंकर हुए आदिनाथ, जिनको ऋषभ देव भी कहा जाता है, उनको ये समर्पित है। तो एक एक करके हम इसके तीनों फैक्ट देख लेते हैं। सबसे पहले इसका निर्माण तो वो करवाया था जीजा, जो एक जैन व्यापारी थे। और अगला, ये कितने मंजिला है? तो ये 7 मंजिला है। ये किसको समर्पित है? तो ये जैनों के प्रथम तीर्थंकर हुए आदिनाथ, जिनको हम ऋषभ देव भी कहते हैं। उनको ये समर्पित है। तो ये जैन कीर्ति स्तंभ के बारे में बात हो गई। और इसका निर्माण जो है लगभग 12वीं सदी के आसपास का इसका निर्माण मिलता है। खास इंपॉर्टेंट चीज नहीं, लेकिन फिर भी ध्यान में रखना इस चीज को। निर्माण देख लिया, 7 मंजिला है, किसको समर्पित है ये हमने देख लिया। अब चित्तौड़ दुर्ग में दोनों हमने स्तंभ देख लिया, कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ। अब हम बात करते हैं चित्तौड़ दुर्ग के प्रमुख शाखों की। तो शाखे क्या होते हैं? ये काफी हिस्ट्री के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण टर्म है, वो हम देखते हैं कि शाखा होता क्या एक्चुअल में। शाखा एक प्रकार से एक ऐसी घटना होती है जिसमें 2 घटनाओं को सम्मिलित रूप से हम शाखा कहते हैं। इसमें 2 कौन कौन सी घटनाएं होती है? एक तो होता है केसरिया और एक होता है जौहर। क्या होता है कि जब कभी भी युद्ध होता था, इतिहास में बहुत सारे युद्ध हुए हैं, खूब सारे योद्धाओं ने अपने प्राण दिए हैं उन युद्धों में। लेकिन अगर हम बहुत सारे महत्वपूर्ण शाखों की अगर बात करें तो सबसे पहला राजस्थान का शाखा आता है, वो आता है अपना रणथंभौर का शाखा। और उसके बाद का शाखा आता है चित्तौड़ दुर्ग का शाखा, जो अभी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा शाखा के बारे में हम जान लेते हैं कि शाखा एक्चुअल में होता क्या है। शाखा उन 2 घटनाओं का सम्मिलित रूप है, एक तो है केसरिया और एक है जौहर। होता क्या था कि जब भी युद्ध होता था या किसी बाहरी आक्रांताओं द्वारा, लुटेरों द्वारा जो है हमला किया जाता था,
तब उनके खिलाफ लड़ने के लिए क्या करते थे, जो भी राजा होते थे और उनके सेनापति, उनकी सेना जो होती थी वो लड़ने के लिए निकलती थी। वो लड़ने के लिए निकलते थे ना, तो वो अपने सिर पर केसरिया पगड़ी बांधते थे और उसी को जो है हम कहते हैं केसरिया करना। वो केसरिया पहनकर युद्ध भूमि में इस प्रकार से जाते थे कि या तो जीत कर लौटेंगे या अपने जो है युद्ध भूमि है उसमें अपने प्राण देकर लौटेंगे। मतलब वापस किले की तरफ तो मुंह करना ही नहीं है, डर कर हार कर तो वापस आना ही नहीं था। ये जो घटना होती थी उसको कहते हैं केसरिया। ठीक है साथियों, अब जितने भी योद्धा थे वो तो चले जाते थे युद्ध भूमि में, अब पीछे बचती थी रानियां, वहां की जनता में जो महिलाएं थी वो क्या करती थी, पीछे जब भी ऐसी कोई परिस्थिति बन जाए, विपरीत परिस्थिति बनती थी कि भाई अब युद्ध जो है हम हारने की कगार पर है और जो आक्रांता वगैरह है, जो लुटेरे हैं, हो सकते हैं किले तक पहुंच जाए, तो उनसे बचने के लिए अपनी मर्यादा, अपने सतीत्व को बचाने के लिए वो क्या करती थी, वो जो है जोहर करती थी। जोहर दो प्रकार से मिलते हैं। जल जोहर का उल्लेख हमें रणथंभौर के दुर्ग में मिलता है, बाकी लगभग जो साके हुए उनमें अग्नि जोहर ही हुआ। उसमें होता क्या था, जितनी भी महिलाएं किले में उपस्थित होती थी, वहां रह रही होती थी, वो क्या करती थी, जो प्रमुख रानी होती थी उनके नेतृत्व में वो सभी महिलाएं क्या करती थी, जोहर करती थी। एक अग्निकुंड होता था बहुत बड़ा, और उस अग्निकुंड में वो अपनी जीवित देह को जो है उसमें झोंक देती थी। यानी कि हम कह सकते हैं कि अपने नारीत्व को, अपने मर्यादाओं को बचाने के लिए, अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए वो इस कदम तक आ जाती थी कि जीवित देह को जो है अग्नि में दे देती थी। बहुत कठिन कार्य है, लेकिन उनमें उनका साहस और उनका जो है उत्साह और उसके प्रति देखिए कि किस प्रकार से वो अपनी मातृभूमि के लिए जो है अपने प्राण तक दे देते थे। तो साका दो घटनाओं का रूप है, एक तो केसरिया जो उस किले के योद्धा होते थे वो करते थे, और एक है जोहर जो उस किले में स्थित महिलाएं थी वो करती थी जोहर। तो इस प्रकार से साका एक कह सकते हैं दो शब्दों से मिलकर बना है, केसरिया और जोहर दो प्रमुख घटनाओं से मिलकर बना है। ठीक है, तो टोटल इसमें कितने साके होते हैं चित्तौड़ में, वो होते हैं 3 साके। कितने साके होते हैं? 3। अब देखिए एक एक करके हम उन साकों को पढ़ेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है कि किसके टाइम में साका हुआ था, कौन राजा था और किस रानी ने जो है जोहर किया था, वो तीनों साके हम पढ़ लेते हैं एक एक करके। सबसे पहला साका आता है चित्तौड़ का, वो आता है 1303। कब होता है? 1303। इस टाइम जो राजा थे वो थे रावल रतन सिंह। राजा थे रावल रतन सिंह। और इन्होंने किसके खिलाफ केसरिया किया था? वो किया था अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ। ठीक है साथियों, और इस घटना में जो है अलाउद्दीन जब चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण करता है, तो जब अंतिम जो निर्णय बचता है कि भाई अब क्या किया जाए, कि युद्ध ही किया जाए, तब जो है रावल रतन सिंह और गोरा बादल इन सब के नेतृत्व में जो चित्तौड़ दुर्ग के सेना थे वो निकलती है युद्ध भूमि में और जाकर केसरिया करती है। लेकिन इसमें होता क्या है, रावल रतन सिंह की हार हो जाती है। तो अब जैसे ही हार होती है तो पीछे रानियों को ये बात पता चलती है, तो वो क्या करते हैं, जोहर करते हैं। तो रावल रतन सिंह की रानी जो थी, इन्होंने तो किया था केसरिया, और इसमें जो जोहर किया था वो रानी पद्मिनी के नेतृत्व में जोहर किया गया। और साथियों कहा जाता है, इतिहास में ऐसा उल्लेखित है कि लगभग 1600 महिलाओं ने जो है अग्निकुंड में अपने प्राण दे दिए थे। यानी कि 1600 महिलाएं जो उस समय दुर्ग में उपस्थित थी, उन सभी ने क्या किया था, जोहर किया था। तो ये 1303 का जो युद्ध होता है, रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी, जो खिलजी वंश का शासक था दिल्ली का, उसने चित्तौड़ दुर्ग पर हमला किया था। इसके विभिन्न इतिहासकारों के विभिन्न अपने अपने मत हैं, अपनी अपनी विचारधारा है
कोई कहता है कि सामरिक नीति की वजह से, कोई कहता है महत्वाकांक्षा की नीति से, कोई कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी को पाना चाहता था, उस संदर्भ में जो है हमला करता है। लेकिन वो सब इतिहासकारों का अपना अपना मत है, कौन सा मत सही बैठता है वो आप पर निर्भर करता है। ठीक है, एक शाखा हो गया 1303 का। अगला शाखा होता है चित्तौड़ का, वो होता है 1535 में। कब होता है साथियों अगला शाखा? 1535। 1535 का जो शाखा होता है उसमें हमला तो करता है कौन? एक गुजरात का शासक होता है बहादुर शाह। कौन होता है? बहादुर शाह। और बहादुर शाह से लड़ने के लिए जो तत्कालीन वहां का राजा होता है मेवाड़ का, वो होता है विक्रमादित्य। ऐसा कहा जाता है कि विक्रमादित्य जो था वो अल्पायु था, यानी कि कम उम्र का था। तो उसको क्या किया जाता है? सुरक्षित बचाने के लिए उसको जो है उनके ननियाल, हाड़ौती में है ननियाल जो था, वहां हाड़ा राजाओं के वहां उनको भेज दिया जाता है। अब वो जब चले गए तो कोई ना कोई तो उनकी जगह लेगा, तो वो जगह ली थी रावत बाघ सिंह ने, जो कि सैलमपुर के सरदार थे। तो इनकी जगह पर युद्ध किसने किया था? रावत बाघ सिंह।